नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं सप्तमांश कुंडली पाठ 36 D7 चार्ट को, जो कि एक वर्ग कुंडली है और वर्ग कुंडली प्रकरण इस समय गतिमान है। D7 चार्ट से हम संतान आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका जो पंचम भाव है, पंचम भाव का सूक्ष्म अध्ययन अगर किया जाएगा तो उसको D7 चार्ट से ही आप सूक्ष्म अध्ययन उसका कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक राशि 30 अंश की होती है और उस राशि के अगर 7 भाग किए जाएं तो एक भाग 4 अंश और 17 कला का होगा। विषम राशि के अनुसार प्रथम भाग को क्षार, दूसरे भाग को क्षीर, तीसरे भाग को दधि, चतुर्थ भाग को आज्य, पंचम भाग को इच्छुरस और षष्ठम भाग को मद का नाम महर्षि पाराशर ने दिया और सप्तम भाग को उन्होंने शुद्ध जल कहा। वहीं यदि सम राशि की स्थिति होती है तो सम राशि में जो 4 भाग है, सप्तम राशि में जो 4 भाग है उसको 25 अंश 42 कला से 30 अंश के बीच में सम राशि में 4 भाग को रखा गया। और वहीं जो क्षीर भाग है, क्षीर भाग को सम राशि में 21 अंश 25 कला से 25 अंश 42 कला के बीच में रखा गया। और वहीं जो इसका जो दधि भाग है उसको जो 17 अंश 8 कला से 21 अंश 25 कला के बीच में माना गया सम राशि में। अब तक मैंने पहले ये सामने विषम राशि के अनुसार लिखे हुए हैं, सम राशि में आपको बता रहा हूं मौखिक। वहीं जो आज्य जो भाग है, जो चतुर्थ भाग है, वो दोनों में एक जैसा है, 12 अंश 51 कला से 17 अंश 8 कला के बीच में। और जो इच्छु है, जो पंचम भाग है इच्छु रस, ये इच्छु रस विषम राशि में तो पंचमा है ही और सम राशि में ये तीसरा भाग जो 8 अंश 34 कला से 12 अंश 51 कला के बीच में रखा गया। और वहीं जो मद भाग है ये सम राशि में 5वां माना जाएगा, सम राशि में पंचम, जो 17 अंश 8 कला से 21 अंश और 25 कला के बीच में रहेगा सम राशि में। और जो शुद्ध जल है ये सम राशि में 0 अंश से 4 अंश 17 कला के बीच में माना जाएगा। तो इस तरीके से जो 4 भाग है उसको महर्षि पाराशर ने उसका जो विवेचन किया है, वह विवेचन इस प्रकार से किया है कि इसमें अगर किसी जातक का जन्म होता है, सप्तमांश में आता है, तो वह उसकी जो संतान का सुख उसको कम प्राप्त होता है, उसकी संतान क्रोधी स्वभाव की उसको मिलती है, उसकी संतान की जो भाषा है अच्छी नहीं होती, कटुभाषी होता है, व्यंग करने वाली संतान होती है, उनकी चिंताएं बढ़ाने वाली होती है, असफल और असहाय प्रवृत्ति की ऐसी संतान देखने को मिलती है। वहीं जिनका क्षीर है वहां से उसकी जो संतान है, वह जो दूसरा भाग होगा उसकी जो संतान है वह सुशील होगी, सुंदर होगी, आज्ञाकारी होगी, गुणवान होगी। तो यहाँ क्षीर से जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, सम्य और विषम्य दोनों में क्षीर से ही आप उसको समझोगे। ऐसा नहीं कि आप पहला भाग दूसरा भाग इस तरीके से करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अंश मैंने बता दिया, उस अंश के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। तो क्षीर में बोलूंगा तो क्षीर आप सम का और विषम का क्षीर अपने अनुसार आप जो मैंने बताया उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अब क्षीर में जो संतान होगी वह सुशील होगी, सुंदर होगी, उस व्यक्ति की आज्ञाकारी होगी, गुणवान होगी और जातक को सुख देने वाली ऐसी संतान होती है। तो जिनका जन्म क्षीर में हुआ है वह सुशील, सुंदर, आज्ञाकारी, गुणवान और वह जातक को सुख देने वाली संतान होती है। और जिनका दधी में जन्म हुआ है वह बहुत ही विनम्र होती है उसकी संतान उस व्यक्ति की, और स्थिर बुद्धि की होती है, कोमल स्वभाव उनका होता है, पूर्ण अधिकार रखते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपना आचरण भी ऐसे व्यक्ति बदलते रहते हैं। वहीं जिनका आज्य, जिसको आज्य का अर्थ है तरल घी, और उसमें जन्म होता है, आज्य में जन्म होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, आज्य में जन्म का अर्थ है कि विषम राशि और सम राशि में चौथा ही होगा,
तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे उनकी संतान धार्मिक विचार की होती है, धार्मिक व्यवहार करने वाली होती है, पवित्र मन की होती है, आदर सत्कार करने वाली होती है, त्याग और बलिदान की ऐसी संतान जो होती है मूर्ति मानी जाती है। वहीं जिनका इच्छु रस में जन्म होता है तो विषम राशि से 5वीं हो गई और सम राशि से 3री हो गई। इसमें जो जातक का जन्म होगा उस जातक की संतान बहुत ही मधुरभाषी होगी, सौम्य स्वभाव की होगी और मीठा बोलने वाली होगी, अच्छा स्वभाव उसका रहता है, सरल हृदय की, सुख सुविधा देने वाली वह संतान होती है। वहीं जिनका जन्म षष्ठम भाग जो विषम राशि से छठा और सम राशि से 5वां भाग में जन्म होता है तो इसके 5वें भाग में जन्म होता है तो वह मध्य में आता है। मध्य उसको महर्षि पाराशर ने कहा है। ऐसा जो व्यक्ति होगा बहुत ही खुशमिजाज होता है, संतान से सुखी होता है, खुद जिंदा दिल इंसान होता है, संतान भी जिंदा दिल होती है और सुख को बढ़ाने वाली संतान उसकी होती है। वहीं जिनका जन्म 25 अंश 40 25 अंश 42 कला 30 अंश विषम राशि में हुआ है तो उनकी सप्तम भाग हो गया, उनका शुद्ध जल हो गया। और वहीं जो सम राशि में पहला है जो 0 अंश से 4 अंश 17 कला का है, वह भाग में अगर किसी का जन्म हुआ है तो दोनों का शुद्ध जल माना जाएगा ये। और इसमें जिन भी जातक का जन्म होता है उसकी संतान सुख सुविधा संपन्न होती है, धन वैभव को बढ़ाने वाली होती है, उसके सम्मान की वृद्धि करने वाली होती है, उसको सुख देने वाली संतान होती है, मान सम्मान को बढ़ाने वाली संतान होती है। चलिए अब हमारे पास में एक ये कुंडली है जो कि नेपाल से हमारे पास में आई हुई है। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने नेपाल से हमें ये कुंडली भेजी है कि मैं इस कुंडली के ऊपर अपने जो रूल्स हैं उन रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करूँ। तो वही है, मैं यहाँ पर फलादेश बिल्कुल भी नहीं करने वाला इस कुंडली का, लेकिन यहाँ पर मैं जो नियम है उन नियमों को आपको बताता चलूंगा और आप इस कुंडली का फलादेश स्वयं करोगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लग्न को देख लेते हैं। लग्न में तो यहाँ देखिए ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। यहाँ ये हिंदी में लिखे हुए हैं अंक। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न है 20 अंश की लग्न है। वहीं इसके जो लग्नेश हैं, इसके लग्नेश कौन हो जाते हैं? लग्नेश हो जाते हैं इसके मंगल 16 अंश पर हैं, जो कि कहाँ चले गए? कर्क राशि में चले गए। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है। और यहां से अगर हम देखें तो ये मंगल उच्च के कहां पर होते? तो उच्च के होते शनि के घर में। उच्च के होते शनि के घर में। अब देखिए यहां पर हम आपको साथ साथ बताते, बस इतना मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर मंगल का नीच भंग होगा या नहीं होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको एक नियम बताया था कि यदि कोई राशि कोई ग्रह जब नीच होता है जिस राशि में, तो उस राशि का स्वामी, जिसको हम कहेंगे नीच का जो स्वामी है वह, और जो वह राशि जहां पर उच्च होती उसका जो स्वामी है, यदि आपस में केंद्र में हो तो वहां पर उसका नीच भंग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लग्न में जो बैठे यहां पर मंगल हैं, इनका नीच भंग हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि देखिए मंगल कहां पर उच्च के होंगे? मकर राशि में। और मकर के स्वामी कौन होते हैं? शनि। अब शनि कहां बैठे हुए? इस कुंडली में वक्री अवस्था में शनि बैठे हुए हैं, 12 अंश पर बैठे हुए। कहां पर बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं चौथे घर में। अब यहां और जहां पर ये नीच होते हैं मंगल, वह घर किसका है? वह चंद्रमा का है, कर्क राशि। और चंद्रमा बैठे हुए हैं इस कुंडली के सप्तम भाव में। अगर हम ये देखें कि ये उच्चनाथ और नीचनाथ, ये नीचनाथ हो गए और ये हो गए उच्चनाथ। नीचनाथ और उच्चनाथ केंद्र में है या नहीं? तो 1 2 3 4 ये दोनों आपस में केंद्र में है। जब केंद्र में हो एक दूसरे से तो उस स्थिति में यहां पर ये नीच भंग, मंगल का यहां पर ये नीच भंग हो जाएगा। तो ये मंगल को जो नीचता लगी हुई थी वहां पर नीच भंग इसका हो चुका है। अब आगे बात करते हैं। यहां पर शनि कहां बैठे हुए हैं? अपना ही घर है, चौथे घर में बैठे हुए हैं। वैसे चौथे घर और
सातवें घर में कोई भी ग्रह ना बैठे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बैठे हुए हैं, इनका अपना ही ये घर है। वहीं यहाँ पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा अगर ये 3 डिग्री तक होते तो ये उच्च के हो जाते, वृषभ राशि है तो उच्च के हो जाते, लेकिन ये चंद्रमा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने केंद्र जो कोण है, कोण में बैठे हैं, तो त्रिकोण में बैठे हैं यहाँ पर चंद्रमा अपने में। और देखिए यहां पर आते हैं, यहां पर जो सूर्य यहां पर 5 डिग्री में, बुध यहां पर वक्री भी है और अस्त भी है, शुक्र यहां पर क्या है, शुक्र यहां पर 22 डिग्री से हैं और वक्री हैं, गुरु यहां पर बैठे हुए हैं जो 25 डिग्री से हैं, राहु यहां पर 21 डिग्री से बैठे हुए हैं। अब यहां हमको सूर्य को देखना है। देखिए सूर्य को देखने के लिए यहां पर एक नियम और है कि जो ग्रह नीच होता हो और जिस राशि में वह नीच होता है उस राशि का राशिपति यदि वहां पर विराजमान हो या उस भाव को, उस ग्रह को दृष्टि से देखे तो वहां पर उसका नीच भंग हो जाता है। दूसरा कि जब जहां पर वह ग्रह नीच का होता हो और जिस ग्रह की राशि में उच्च का होता हो तो वह दोनों ग्रह अगर एक दूसरे से केंद्र में हो तब भी नीच भंग हो जाता है। तो आप यहां देखिए ये 1 2 3 4 यहां पर मंगल से ये क्या है, केंद्र में है, मंगल से केंद्र में ये है, तो मंगल क्या हो गया, उच्चनाथ हो गया सूर्य का। और वहीं जो यहां पर शुक्र है वह साथ में भी बैठे, इस प्रकार से भी नीच भंग होता है सूर्य का। और दूसरे मंगल जो है वहां से देख भी रहे हैं उस भाव को, जो उच्चनाथ हैं उसके, सूर्य के उच्चनाथ हैं 1 2 3 4 वह देख भी रहे हैं। और यहां पर साथ ही साथ आप देखिए कि अगर हम किसी एक को लग्न की तरह रखें तो वहां ये क्या हो जाते हैं, लग्न की तरह रखें तो ये क्या हो जाते हैं यहां से एक दूसरे से, तो जो उच्चनाथ और नीचनाथ हैं इसके सूर्य के वह एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो यहां पर ये जो सूर्य का नीच भंग यहां पर भी होता दिख रहा है, लेकिन मंगल नीच के हैं तो मंगल का नीच भंग शनि ने कर दिया। आप यहां देख रहे हो मंगल का नीच भंग किसने करा, शनि ने किया। और वहीं ये जो सूर्य है, सूर्य का शुक्र भी नीच भंग कर रहे हैं क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं। और उच्चनाथ और नीचनाथ एक दूसरे से कहां पर हैं, केंद्र में है। और जब भी उच्चनाथ और नीचनाथ एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। तो यहां पर सूर्य का भी नीच भंग आपको देखने को मिलेगा और यहां पर नीच भंग हो चुका है मंगल का भी। ठीक है, अब यहां पर ये आप पूरी तरीके से देख चुके हो। और यहां पर अब हम देखेंगे कि जो सप्तमांश कुंडली है, सप्तमांश कुंडली में अगर ध्यान दोगे तो यहां पर जो सप्तमांश कुंडली के लग्न स्वामी पे बनते हैं वह बनते हैं बुध। और यहां पर ये जो बुध हैं वह बैठे हुए हैं किसके, अपना मित्र है उनका शुक्र, शुक्र के घर में विराजमान है। जबकि यही जो बुध हैं इस लग्न कुंडली में जो कौन से भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। और एकादश भाव के स्वामी बनकर अपने से दूसरे भाव में जाकर बैठ गए, जो कि लग्न से कौन सा भाव है, द्वादश भाव है, व्यय भाव है, व्यय भाव में जाकर बैठ गए, आयेश व्यय भाव में जाकर विराजमान हो चुके हैं और स्वयं वहां पर अस्त हो चुके हैं और वक्री हैं। अस्त होने की स्थिति जो होती है यह ग्रह को विकल स्थिति कही जाती है, ग्रह इसमें विकल माना जाता है। तो यहां पर जब भी कोई अस्त ग्रह होता है वह शुभ परिणाम नहीं देता, तो शुभ स्थिति वहां पर बुध की नहीं बनती। और बुध यहां पर संतान भाव, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी हैं और यहां पर कहां आ चुके हैं, यहां पर बैठ चुके हैं कौन से भाव में, दूसरे भाव में आ चुके हैं। वहीं जो लग्न में पंचमेश हो जाते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति भी बुध के साथ में यहां पर विराजमान है, जो कि बुध और शुक्र अस्त नहीं हुए हैं इस भाव में, शुक्र हुए। और आप देखिए यहां पर जो शुक्र हैं इसमें उच्च के हो जाते हैं, लेकिन राहु के साथ में ये बैठे हुए हैं लेकिन हो जाते हैं उच्च के सप्तमांश कुंडली में। केतु यहां पर लग्न में विराजमान हो चुके हैं, बुध का घर है यहां पर जहां पर ये बैठे हुए हैं। चलिए, और बुध अपने घर से दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं शुक्र के घर में।
और शुक्र बैठे हुए हैं बृहस्पति के घर में, ठीक है। वहीं सूर्य बैठे हुए हैं मंगल के घर में, यहां पर ये स्थिति है। और ये पूरी दोनों कुंडलियां आपने देख ली हैं। यहां पर केतु षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं नियमों की तरफ। यहां पर मैं इसको अब नियमों की तरफ आपको लेकर चलता हूं और यहां हम नियम नोट करते चलेंगे। कुंडली आपने अब अच्छे से देख ही ली है, अब आपको इसका स्वयं विश्लेषण करना है। नियम यहां पर मैं रखता जाऊंगा। यदि सप्तमांश लग्न, अब हम नियम नंबर 1 को देखने वाले हैं कि यदि सप्तमांश लग्न कोई विषम राशि की हो, सप्तमांश लग्न कोई विषम राशि की हो और उसमें कोई शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह से वह दृष्ट हो, तो पुत्र सुख को देने वाली होती है। जैसे कि यदि सप्तमांश लग्न विषम राशि हो, अब विषम राशि कौन सी हो सकती है? 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, मिथुन हो सकती है, या फिर सिंह हो सकती है, या हो सकती है तुला, या हो सकती है धनु, या फिर हो सकती है कुंभ राशि एकादश भाव। तो ये 6 राशियां हैं। यदि ये लग्न में विराजमान हो, सप्तमांश कुंडली की लग्न में यदि ये विराजमान है और यहां पर शुभ ग्रह भी विराजमान हो, यहां पर शुभ ग्रह विराजमान हो या उन शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे कि मानकर चलिए यहां शुक्र विराजमान हो गए, शुभ ग्रह हो गए शुक्र, शुक्र की दृष्टि यहां पर जा रही है, और यहां पर विराजमान हो जाते हो, मानकर चलिए बृहस्पति विराजमान हो जाते हो, यहां पर गुरु विराजमान हो गए। तो इन सब स्थितियों में 1 2 3 4 5, तो यहां ये अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि डालेंगे लग्न पर। तो जब भी इस तरह की स्थिति बने, जब शुभ ग्रह या तो दृष्टि रखें या खुद लग्न में जो सप्तमांश लग्न है वहां पर खुद जाकर बैठ जाए और लग्न विषम राशि की हो, तब वहां पर जो स्थिति बनेगी वहां पर उस जातक को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। नियम आपने समझ लिया। अब यहीं पर हम दूसरा नियम भी लगाएंगे। अब यही मैं एक नियम और आपको बता देता हूं कि अगर अभी हमने विषम राशि देखी, अगर कोई सम राशि लग्न में बैठी विराजमान हो, सम राशि का लग्न हो सप्तमांश कुंडली का, और वहां पर उस लग्न को शुभ ग्रह देखते हो, तो वहां पर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। तो वहां पर कन्या संतान होती है, उस व्यक्ति की सुंदर कन्या संतान वहां पर देखने को मिलेगी, वह सुख देने वाली कन्या उनको प्राप्त होती है। जैसे कि कौन कौन सी राशि हो सकती है? 2 नंबर हो सकती है, जो वृषभ राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, और मकर राशि हो सकती है, और मीन राशि हो सकती है। और अगर इनको वही शुक्र देख रहे हो, चंद्रमा देख रहे हो, चंद्रमा भी देख रहे हो, ये भी शुभ ग्रह है, चंद्रमा भी देख रहे हो, गुरु भी देख रहे हो, तो यहां पर उस जातक के सुंदर रूपवान पुत्री जन्म लेती है, जो कि उसको सभी प्रकार से सुख देने वाली पुत्री होती है। अभी देखिए ये रूल आपने समझ लिया अच्छे से। अब यहाँ कुंडली पर, ये कुंडली पर आप अप्लाई करते चलोगे। ये जो कुंडली है ये किसकी कुंडली है? ये कुंडली है, कौन सा लग्न है यहाँ पर सम लग्न है, क्योंकि ये कन्या इसका सप्तमांश का लग्न बनता है। अब देखिए आप नियम लगाते चलिए। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप इसका जो फलादेश है, फलादेश आप कमेंट बॉक्स में फलादेश करोगे। सभी फलादेश करने का प्रयास कीजिए। ये नेपाल से हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ये अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए यहाँ पर दी है। अब ग्रहों का विश्लेषण यहाँ पर सिखाने के लिए है। आप सभी फलादेश करोगे जो आपने सीखा। चलिए यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, और जो मैं नियम बता रहा हूं उन नियमों को नोट करते चलिए। अब देखिए इस नियम को आगे हम बढ़ाते हैं कि अगर जो सप्तमांश लग्न है, अब यहां पर लग्न चाहे सम हो अथवा विषम हो, यहां पर जो भी लग्न है 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ है, और उस लग्न में कोई उसको पाप ग्रह देखता हो, दृष्टि या उससे पाप ग्रह से युक्त हो,
पाप ग्रह देखता हो, पाप ग्रह से युक्त हो तो संतान सुख नहीं होता। अब देखिए यहां पर एक शुभ ग्रह देखता है और एक पाप ग्रह देखता है, तो कन्या रत्न की यहां पर प्राप्ति होना सुनिश्चित होता है। ठीक है, अब यहां पर यह भी देखना है कि जो इसका लग्न से वह अस्त अवस्था में है तो उसको जागृत करना आवश्यक है, उसको जागृत करना आवश्यक है। अब यहां आप देखिए कि जो यहां पर कोई भी है उसको कोई, जैसे शनि हो गए, पाप ग्रह शनि हो गए, मंगल विराजमान हो गए, ये स्थिति बनती हो तो यहां पर 1 2 3 4, तो मंगल या पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, शनि देख रहे हैं इस तरीके से, राहु हो जाए, राहु विराजमान हो जाए, ये सब देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जितने ग्रह ज्यादा होंगे उतना ही वह संतान होने में दिक्कतें अधिक आपको महसूस होंगी। ठीक है, एक नियम और है, लेकिन वो नियम आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, कि जहां पर भी मैं नियम बता देता हूं आपको कि जो सप्तमांश लग्न है उसका जो स्वामी है, सप्तमांश लग्न का स्वामी जन्म कुंडली में जिस राशि में विराजमान हो, सप्तमांश लग्न का जो स्वामी है, जैसे यहाँ पर बुध है, वो जन्म कुंडली में, अब लग्न कुंडली पर आप जाओगे, लग्न कुंडली में जैसे इस कुंडली में बुध है यहाँ के, और यहाँ पर बैठ गए वो किसमें, तुला राशि में, तो तुला राशि नंबर कौन सी है, 7 नंबर की, 7 नंबर की राशि है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास होता है कि ऐसे में उस जातक के जिस राशि में वो विराजमान है उसकी जो अंक संख्या है उसके समान ही उनकी संतान होती है, पुत्र पुत्रियां जो होती हैं उसके बराबर होती हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये नियम भंग है। क्यों? क्योंकि सरकार के जो नियम है उसके आधार पर नियम नहीं लगेगा। हो सकता है नेपाल के नियम अलग हो तो वहां की स्थिति, वहां के जो सामान्य जन है वह जाने। तो यहां हम इसको समझ गए, या नियम मैंने आपको समझा दिया। अब आप वहां पर देश काल परिस्थिति के अनुसार उन नियमों को भी लगाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एक और नियम की तरफ। नियम है कि सप्तमांश लग्न में जो पंचम स्थान है, अब सप्तमांश लग्न है, जैसे सप्तमांश लग्न से जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान ये हो गया, पंचम स्थान है। अब पंचम स्थान जो सप्तमांश लग्न है, सप्तमांश लग्न में जो पंचम स्थान है वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो या युक्त हो। देखिए अगर यहां पर ये सब जो यहां पर है, यहां पर ये पंचम भाव है, इसको या तो शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह यहां पर क्या करते हो, विराजमान हो, तब उस स्थिति में भी अब आपको ये देखना है किस किस शुभ ग्रह की यहां दृष्टि होती है। अगर यहां पर जैसे मैं मानता हूं, मैं यहां आपको दिखा देता हूं कि ये लग्न है, जैसे 6 7 8 9 और 10, 10वां जो शनि का घर है ये, यहां पर अगर या तो कोई ग्रह विराजमान हो, मानकर चलिए यहां गुरु विराजमान हो गए, मानकर चलिए यहां पर अब गुरु यहां पर अगर विराजमान हो गए तो उस स्थिति में भी ये शुभ है। और अगर किसी ग्रह की यहां पर शुभ ग्रह की दृष्टि आती है, शुभ ग्रह यहां पर देखते हैं, यहां पर मान के चलिए यहां पर शुक्र विराजमान हो गए, शुक्र देख रहे हैं यहां पर इस पंचम भाव को, या गुरु विराजमान हो गए यहां पर। अब गुरु अकेले पंचम में शुभ नहीं होते, लेकिन गुरु विराजमान हो गए यहां पर, यहां मानकर चलिए गुरु यहां पर विराजमान हो गए, तो गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं। तो उस स्थिति में जब भी ऐसी कोई स्थिति बने या खुद कोई शुभ ग्रह, जैसे कि मानकर चलिए कि यहां पर कोई शुभ ग्रह शुक्र आकर बैठ गए, या यहां पर चंद्रमा विराजमान हो गए, बुध विराजमान हो गए, तो ये जो कोई ग्रह यहां पर शुभ ग्रह अगर विराजमान हो जाता है तो उस स्थिति में यहां पर पुत्र सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, अन्यथा पुत्र सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिलती है। अगला नियम हम देखेंगे कि जो सप्तमांश लग्नेश हैं, कौन, जो सप्तमांश लग्नेश हैं, ध्यान से सुनिए, सप्तमांश के लग्नेश, अब यहां पर बुध है सप्तमांश लग्नेश, तो जो सप्तमांश लग्नेश हैं जिनकी ये कुंडली है वह स्वयं भी कुंडली का विश्लेषण करें, तो जो सप्तमांश लग्नेश हैं वह लग्नेश अगर वहां पर पुरुष ग्रह है, कोई लग्नेश जो है वो पुरुष ग्रह है, जैसे सूर्य हो गए, मंगल हो गए, गुरु हो गए, तो
तो विशेषतः पुत्र सुख, उनको खूब पुत्र सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। अगर जैसे कि यहां पर चलिए, यहां पर मैं दिखा देता हूं, 1 नंबर है तो मंगल है, 5 नंबर है तो सूर्य है, 9 नंबर है या फिर 12 नंबर है तो गुरु है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो उस व्यक्ति को विशेष रूप से पुत्र सुख प्राप्त होगा। और यदि लग्नेश जो होंगे सप्तमांश के, वो कोई स्त्री ग्रह हो गए, जैसे कि चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, तो ये क्या देते हैं, ये कन्या का सुख उस व्यक्ति को देंगे। जैसे बुध हो गए, ये भी स्त्री ग्रह में आएंगे, तो ये कन्या, नपुंसक ग्रह में आते हैं वैसे ये, लेकिन स्त्री आप मान के चलोगे तो ये भी कन्या का सुख उस व्यक्ति को देते हैं। अब देखिए सप्तमांश का जो स्वामी है, आगे हम एक और नियम देखेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक नियम और हम देखते हैं। नियम है कि यदि सप्तमांश का स्वामी अस्त हो जाए, आप ध्यान से सुनिए, सप्तमांश का स्वामी अगर अस्त हो और जन्म कुंडली में अशुभ युक्त होकर लग्न में हो, ध्यान रखिए नियम किसके लिए है कि जो सप्तमांश का स्वामी है, अब अस्त तो है और कुछ अशुभ ग्रहों के साथ भी है, क्रूर ग्रहों जैसे राहु हो गई, लेकिन इसके मित्र हैं, क्रूर ग्रहों के साथ भी हो गए, तब ऐसी स्थिति, लेकिन यदि स्थिति ये कहां पर लग्न में विराजमान हो जाए, लग्न में विराजमान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देखिए यहां पर लग्न में नहीं है, ध्यान दीजिए, यहां पर ये लग्न के लिए नियम है कि यदि लग्न में विराजमान हो जाए आकर, तो इस स्थिति में ऐसा व्यक्ति को जो गर्भ का अभाव होता है वहां पर, और जो सप्तमेश जो है वे अगर नीच हो तो संतान कमजोर होगी। नियम दूसरा कि सप्तमेश अगर नीच हो, लग्न में बैठे हो, नीच हो, जो सप्तमेश जो लग्न के जैसे बुध हैं, ये मानकर चलिए नीच हो जाते हैं, तो मीन राशि में नीच हो गए, तो वहां पर अगर ये नीच हो गए तो उसका अर्थ ये हो गया कि अगर ये नीच स्थिति में आ जाते तो वहां पर जो संतान होती वह दुर्बल संतान होती, कमजोर होती, अल्पायु होती, अच्छे स्वभाव की नहीं होती। अगर वहीं ये जो बुध है इस कुंडली के आधार पर जो सप्तमेश है, ये अगर शत्रु के घर में चले जाएं, लेकिन ये तो मित्र के घर में गए हैं, यहां पर तो शत्रु के घर में हो, तो ये सुपुत्रों को हानि होती है और कुपुत्रों को यहां पर लाभ होता है। यहां पर फलादेश मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आप यहां पर फलादेश करोगे या आपके ऊपर ही मैंने छोड़ रखा है, आपको फलादेश करना है यहां पर। बाकी आप समझ गए होंगे कि यहां स्थिति क्या बनती है, 50-50 की स्थिति बन जाती है। आगे देखिए, यदि सप्तमांश का जो स्वामी है, आप ध्यान से सुनिए, जो सप्तमांश का स्वामी है वो अगर सूर्य के साथ हो, अगर जैसे यहां पर बुध है, वो सप्तमांश का स्वामी अगर सूर्य के साथ हो, तो संतान जो होगी उसको आंखों की कोई ना कोई बीमारी होगी। और यदि जो सप्तमांश है वह गुरु या शुक्र के साथ हो, अगर ये गुरु बुध जो है गुरु या शुक्र के साथ हो, तो वहां पर आप देखोगे ऐसा व्यक्ति का जो पुत्र होगा वह भाग्यवान भी होता है और दीर्घायु भी होता है। अब यहां पर देखिए, जो इसका सप्तमांश है वह भी और जो यहाँ का पंचमेश है वह भी, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे हुए हैं, 12वें भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, व्यय माना जाता है इस भाव का। इस भाव का व्यय हो गया, आप ये मानकर चलिए इस भाव में कमी आएगी। अब वहां पर देखिए कि यदि, तो वहां पर जो अगर साथ बैठे हैं तो ये दोनों ही बातें हो जाती हैं। अब यहां पर आगे हम देखें कि जो कुंडली में जो सप्तमेश है, यदि ये पाप ग्रह हो या जन्म कुंडली में पाप ग्रह की राशि में बैठे हो, तो जातक की संतान नीच कर्मी और अल्पायु होती है। अब यहां पर देखिए, ये जो बैठे हुए हैं, ये जो यहाँ पर कौन है, ये पापेश हुए इस कुंडली में। कौन, बुध यहाँ पापेश हुए, क्योंकि ये कौन से एकादश भाव के स्वामी है, तो ये पापेश हो गए। अब ये पापेश होकर कुंडली में पाप ग्रह राशि में खुद पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह हो गए। अब ये जो जन्म कुंडली में कहाँ पहुंच गए, ये जन्म कुंडली में 12वें भाव में, व्यय भाव में पहुंच गए हैं। तो ये जातक की यहाँ पर जो संतान है कहीं ना कुछ ऐसे काम जरूर करेगी जो कहीं ना कहीं नीचतापूर्ण होंगे। लेकिन वहां पर जो बृहस्पति हैं वह खुद पंचमेश है, लेकिन संभालने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देखने को अवश्य ऐसी स्थिति बनती है। अब आते हैं अगले नियम की तरफ। यदि नियम है, ये नियम है कि यदि जो सप्तमेश है, जो
सप्तांश के स्वामी है, ये जन्म कुंडली में एकादश भाव में, जन्म कुंडली में कहां पर, एकादश भाव में हो या 12वें भाव में हो। तो यहां पर देखिए ये रूल बिल्कुल यहां बनेगा, और ये जो जातक हैं इनसे ये पूछना भी पड़ेगा कि क्या वाकई में उनके साथ में ये स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को गैस बनने की शिकायत होती है, और उस गैस कहां कहां जाती है, उनके सिर में गैस चढ़ती है। सिर में गैस चढ़ेगी जब भी जो सप्तमांश कुंडली के लग्नेश हैं वो या तो 11वें भाव में विराजमान हो या 12वें भाव में विराजमान हो। तो उस स्थिति में उस जातक को मस्तिष्क से संबंधित जो वायुजनित पीड़ा है वह होती है। वायुजनित जो गैस आदि सिर पे चढ़ जाती है, बहुत से लोगों के सर दर्द करती है, वो होगी। कमर में दर्द भी गैस से बन जाता है, पैरों में भी गैस चली जाती है, पैरों में भी झिनझिनाहट सी गैस के कारण ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलती है। वो पीड़ित रहते हैं इस तरह की जो गैस की समस्या होगी उससे। अब बात करते हैं कि यदि ये उपरोक्त स्थिति जो हमने बताई है इसमें पाप ग्रह का योग और हो जाए, तो जातक जो होगा, अगर कोई पाप ग्रह का योग भी यहां हो जाए तो जातक का जो हृदय होगा वह दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, और अगर कोई शुभ ग्रह हो तो वहां पर वह अच्छे विचारों वाला होगा। तो यहां पर कुछ शुभ ग्रह भी हैं और कुछ अशुभ ग्रह भी हैं, तो दोनों ही प्रकार का मिश्रण यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यदि सप्तमेश जन्म कुंडली में शुभ ग्रह से युक्त हो, अगर सप्तमेश जन्म कुंडली में शुभ ग्रह से युक्त हो, मानकर चलिए इसके जो सप्तमेश है वो 6 नंबर है, और वो यहां पर आकर केंद्र में आकर ये हमने कुंडली बनाई 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब सपोज कीजिए कि यहां पर हमने बुध को यहां विराजमान कर दिया और यहां पर गुरु भी बैठ गए, गुरु और बुध यहां पर विराजमान हो गए, तो गुरु का तो स्वग्रही हो गए और बुध के गुरु मित्र ही हो गए, तो यहां पर ये विराजमान हो गए। इस स्थिति में यहां पर ये जो स्थिति है जो अपने शुभ ग्रह के साथ, यहाँ पर मित्र की नहीं शुभ ग्रह के साथ हो या मित्र के साथ भी हो, मैंने एक उदाहरण लिया है सिर्फ गुरु का शुभ ग्रह के आधार पर, शुभ ग्रह के साथ युत हो, दृष्ट हो या शुभ ग्रह की राशि में हो या उच्चस्थ हो या मित्र ग्रह के साथ में हो, तो उसकी जो संतान होगी वह कैसी होगी, वह अब देखिए यहाँ हम फोकस कर रहे हैं यहाँ के जो सप्तमेश हैं वो हमने यहाँ पर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा दिए, या इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो सकती है कि यहाँ बैठा हुआ कोई ग्रह, अष्टम में बैठा हुआ कोई ग्रह इन पर दृष्टि डाले, तो शुभ ग्रह शुक्र बैठकर दृष्टि डाले, या यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा दृष्टि डालें, तो वहां पर इस प्रकार से जब भी बुध के ऊपर मानकर चलिए कि बुध यहाँ विराजमान हो आकर, वैसे शत्रु राशि में बैठ गए यहाँ पर विराजमान नहीं करेंगे, इनको करेंगे किसी मित्र, यहाँ पर सूर्य के साथ हम इनको विराजमान कर देते हैं, जैसे ही बुध को यहाँ विराजमान कर दिया, और यहाँ से जो चंद्रमा यहाँ से इनको देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो बुध है उसके शुभ ग्रह दृष्टि डाल ले, लेकिन चंद्रमा भी बुध के आपस में शत्रु हुए। अब यहाँ पर हम किसको रखेंगे, तो यहाँ पर सूर्य को रख सकते हैं, गुरु को रख सकते हैं, यहाँ पर गुरु बृहस्पति को रखेंगे, तो गुरु बृहस्पति जब दृष्टि डालेंगे इस पर बुध के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो कि किसके हैं कुंडली में सप्तमेश है, ये शुभ स्थिति लाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये उसकी जो संतान होगी अच्छे मार्ग पर चलने वाली होगी, ज्ञानी उस संतान को बनाएंगे, बहुत ही अच्छे हृदय की संतान होती है। और अगर यहाँ पर बुरे ग्रह दृष्टि डालें तो वहां पर संतान बुरी हो जाएगी, जैसे कि शनि की दृष्टि पड़े बुध के ऊपर, या फिर कोई क्रूर ग्रह की राहु की दृष्टि हो, या फिर किसी भी, तो उसी प्रकार की उनकी संतानों को वह करता चला जाएगा। अब देखिए एक नियम हम देखते हैं कि शुभ ग्रह डालें तो ये बच्चे जो होते हैं उसकी संतान जो होती है वह रूपवान होगी, सुंदर होगी, सुशील होगी, ये होती है अच्छे मार्ग पर चलने वाली संतान होती है। अगर फिर से नियम बताता हूं कि अगर सप्तमेश के लग्न के स्वामी हैं उनको लग्न कुंडली में कोई शुभ ग्रह देखे, या वो अपने मित्र क्षेत्री हो जो केंद्र भाव में विराजमान हो, या फिर कोई अच्छा ग्रह मित्र ग्रह उनको देख रहा है,
तो उस स्थिति में या फिर कोई शुभ ग्रह उनको देख रहा है, सबसे पहले शुभ ग्रह उच्च के हो चुके हैं आकर लग्न कुंडली में, ऐसी जब भी स्थितियां बनती हैं तो वहां पर संतान अच्छे मार्ग पर चलने वाली होती है, सच्ची होती है, ईमानदार होती है और दीन दुखियों का भला करने वाली संतान को प्राप्त होती है, रूपवान होती है और गुणवान भी ऐसी संतान प्राप्त होती है। अब देखिए एक नियम और देखेंगे, यदि जो सप्तमेश है ये जन्मांग कुंडली जो हो बनेगी, जो लग्न कुंडली है, उस लग्न कुंडली का जो लग्न है, यहां पर देखिए एक सेकेंड, यदि सप्तमांश जन्मांग में जो सप्तम लग्न है, लग्न से 7वां या 8वें पाप युक्त हो या पाप दृष्ट हो या अस्त हो, तो अष्टम में विराजमान हो या तो लग्न से 7वें में विराजमान हो या 8वें में विराजमान हो या फिर पाप ग्रहों से देखी जाती हो, मानकर चलिए कि यहां पर विराजमान हो गई, जैसे कि ये है जो लग्न से ये 7वें भाव में चले गए, यहाँ पर जो इसके लगने से कहां पर चले गए, 7वें भाव में चले गए, जैसे बुध यहां चले गए या फिर बुध यहां चले गए, 7वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या फिर 8वें भाव में ये पाप युक्त हो, कोई पाप ग्रह के साथ बैठे हो, जैसे शनि हो गया, शनि के साथ में बैठ के शनि के साथ विराजमान हो गए, मंगल के साथ विराजमान हो गए इस तरीके से, या फिर राहु या केतु के राहु के साथ विराजमान हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो जातक की संतान होगी वह अल्पायु होगी और कमजोर होगी। वहीं ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, या तो यहां विराजमान हो सप्तम में साथ बैठे हुए हो पापी ग्रह, या फिर बैठे हुए हो कहां पर, अष्टम में साथ में, तब ये स्थिति बनती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि जो सप्तम भाव के लग्नेश हैं, यहाँ के सप्तम जो सप्तमांश कुंडली है इसके जो लग्नेश हैं, सप्तमांश जो D7 चार्ट है इसके जो लग्नेश हैं, वो अगर पाप ग्रह, खुद पाप ग्रह हैं कोई, जैसे मानकर चलिए कि ये शनि हो गए, पाप ग्रह हो गए, और वे जन्म कुंडली में भी पाप ग्रह हैं और जन्म कुंडली में भी पाप ग्रह हो गए, पाप ग्रह का अर्थ हो गया यहाँ एकादश, यहाँ पर जैसे ये पाप ग्रह वहां पर ये पाप ग्रह हो गए, तो इन दोनों स्थितियों में, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो वहां पर पाप ग्रह हो तो वे जातक की जो संतान है कुछ ना कुछ उसके प्रति उस व्यक्ति की चिंता बनी रहती है, कभी कभी उसे संतान सुख नहीं मिलेगा, या कभी संतान हो गई तो वो हमेशा उसको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से मानसिक रूप, शारीरिक रूप से पीड़ित करती रहेगी। कुछ और भी फल हैं, जैसे कि यदि सप्तमांश लग्न का स्वामी सूर्य हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही शूरवीर होता है, शक्तिशाली होता है, सभ्य और उत्तम प्रकृति का ऐसा व्यक्ति होता है, व्यवहार कुशल होगा और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला रहता है, सूर्य के समान ही उसका तेज और वर्चस्व होता है। आगे हम और अलग बात करेंगे, जैसे कि मानकर चलिए सूर्य की जो राशि है, सूर्य की जो राशि है सिंह राशि है, उसके कौन से सप्तमांश में किसी का जन्म हुआ है तो उसके आधार पर, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि ग्रह अपना कैसा फल देता है, कि अगर सप्तमांश में सूर्य है जो, तो वह कैसा लग्न, सप्तमांश लग्न के जो सूर्य हैं वह कैसा फल देंगे। अगर चंद्र के सप्तमांश में है तो जातक क्या होगा, पवित्र होगा, धार्मिक होगा, विनयशील होगा, भोगी प्रवृत्ति उसकी रहेगी, रति प्रिय भी ऐसा व्यक्ति होता है, बुद्धिमान अवश्य होता है ऐसा व्यक्ति। वहीं अगर किसी के मंगल के सप्तमांश में जन्म होता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो असहनशील होता है, मंगल की भांति ही वह कैसा होगा, जो आवेशी प्रवृत्ति उसके अंदर देखने को मिलेगी, स्वाभिमानी होगा ऐसा व्यक्ति, साहस से भरपूर होगा, शक्तिशाली भी ऐसा व्यक्ति रहता है। वहीं जो बुध के सप्तमांश में किसी जातक का जन्म हो, जैसे कि इस कुंडली में बुध का सप्तमांश से इसमें किसी का जन्म हो, तो जातक जो होगा वह कवि होगा, कोमल होगा, शिल्प कला का ज्ञाता होगा, विद्वान होगा और बोलने में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है। जैसे इस कुंडली में है बुध कौन है, सप्तमांश में लग्न में है, तो ऐसा जो जातक होगा वह कवि प्रवृत्ति का होगा, लिखने का शौक होगा उसको, ऐसा जातक ज्योतिष में भी रुचि रखता है, कोमल प्रवृत्ति का होता है, शिल्प कला में भी उसका
उसको ज्ञान होता है, विद्वान होता है और बोलने में बहुत ही निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा बोलने वाला होता है, अच्छा वक्ता भी होता है, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने वाला भी होता है। और यदि गुरु के सप्तमांश में कोई जातक हो, ये सप्तमांश में गुरु हो, तो वहां पर वह जो जातक होगा वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, स्थिर स्वभाव का वैसा व्यक्ति होता है, स्थिर बुद्धि का होता है, साहस उसमें कूट कूट कर भरा होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानियों में ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है, श्रेष्ठ होता है, ज्ञानवान ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है। वहीं यदि शुक्र के सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है, तो जो सप्तमांश में अगर शुक्र हो तो वह शुक्र उसके सप्तमांश के पति हो, अर्थात लग्न भाव के जो सप्तमांश का लग्न है उसके स्वामी हो, तो वहां पर उस जातक में इंद्रिय तुष्टि रहेगी, कामी प्रवृत्ति का रहेगा, विलासी प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगी, रति हास्य और गायन नृत्य में ऐसा व्यक्ति रत रहता है। वहीं यदि शनि के सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है, तो ऐसा जातक मूर्ख प्रवृत्ति का होगा, आलसी होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का भी ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा, भ्रष्ट प्रवृत्ति भी होगी और हमेशा कुछ ना कुछ कुबुद्धि का ऐसा व्यक्ति होता है और गलत कार्य करने वाला पापी भी ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं। उनकी संतान भी इसी प्रकार की रहती है। सप्तमांश से केवल जो विचार करना चाहिए वह संतान का विचार करना चाहिए, और सप्तमांश लग्न अगर पुरुष ग्रह है तो जातक को पुत्र उत्पन्न होते हैं, और सप्तमांश लग्न का स्वामी अगर कोई स्त्री ग्रह है तो कन्याएं अधिक उत्पन्न होती हैं। यदि सप्तमांश लग्न का स्वामी कोई पाप ग्रह है तो पाप राशि में भी है और पाप ग्रह के साथ है तो संतान उसकी नीच कर्म करने वाली होती है। और यदि सप्तमांश लग्न का स्वामी, अब लग्न आप समझ चुके हो, का पूरी वीडियो आपने देखी है, आप समझ चुके हो कि ये जो लग्न है यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर किससे संबंधित है। जैसे वो राशि हो गई, जैसे 6 नंबर है तो 6 का अर्थ हो गया वो बुध से संबंधित है। तो सप्तमांश लग्न का स्वामी यदि अपनी ही राशि में विराजमान हो, शुभ ग्रह से युत हो या शुभ ग्रह उसको देखते हो या शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो, तो संतान अच्छे आचरण करने वाली उसकी होती है, सुंदर होती है, सुशील होती है, गुणवान होती है। और सप्तमांश अगर लग्न से 6, 8वें स्थान में पाप ग्रह हो, स्वयं पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से युत हो या पाप ग्रह उनको देखते हो, तो ऐसे जातक की जो संतान है बहुत ही कष्ट से उसको संतान प्राप्त होती है और कभी कभी की स्थिति में संतानहीन योग भी बन जाता है। और अगर संतान होती भी है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति उस संतान को लेकर परेशान, चिंतित अवश्य मिलता है। अब यहाँ पर मानसागरी के अनुसार भी हम कुछ फलादेश भी करते हैं, जो नियम है मानसागरी के अनुसार उनको भी देख लेते हैं। सप्तमांश का स्वामी, अगर जो सप्तमांश का स्वामी है, जैसे कि यहाँ पर सप्तमांश का स्वामी हो गया बुध, तो सप्तमांश का स्वामी चंद्रमा के साथ में हो या चंद्रमा उसे देखते हो, चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा देखते हो, या फिर कोई शुभ ग्रह से दृष्ट हो, जैसे यहाँ पर बुध है, अगर ये बुध है, जैसे बुध यहाँ पर विराजमान है, अब बुध को कौन देखते हो, कोई शुभ ग्रह देखते हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ ग्रह उसको देखते हो, शुभ ग्रह साथ में हो, शुभ ग्रह चंद्रमा साथ में हो, तो ऐसे में वह जो जातक होगा उसका कोई भाई या बहन ग्रह के अनुसार, पुरुष ग्रह देखता है या स्त्री ग्रह, उसके अनुसार उस जातक के कोई भाई या बहन अवश्य होते हैं। जातक उग्र क्रांति का यश मित्र से युत होता है। सप्तमांश में अगर सूर्य को छोड़ दें तो जितने ग्रह नीच स्थिति में हो और बली हो उनके अनुसार उस भाई की चिंता होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और सप्तमांश में ग्रह उच्चिका हो, अगर सप्तमांश में ग्रह जो उच्चिका है या शुभ ग्रह की राशि में हो, तो वह जो जातक है वह जातक क्या है, राज्य में पूजनीय होगा, कार्य में सफल और धन संपन्न होगा। अब आप यहां देखिए कि यहां पर उच्चस्थ शुक्र किसको देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन वहां पर राहु भी विराजमान है। लेकिन शुक्र के राहु कौन हो गए, मित्र हो गए, और शुक्र बैठे कहां पर है, शत्रु की राशि में, तो ये मंगल के घर में विराजमान है। अब देखिए
यहां पर हमने ये सभी नियम अच्छे से समझ लिए हैं, देख लिए हैं। सप्तमांश का जो लग्न है, उस लग्न के जो अंतिम अंश हैं उनमें जो ग्रह होता है, और वह ग्रह जो यदि उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो जातक को वाहन सुख, सभी प्रकार के सुख, बंधुओं सुख उसको प्राप्त होते हैं, कुशल होता है, ऐसा शूरवीर होता है और बंधु बांधवों से संपन्न होता है। आगे एक नियम और देख लेते हैं कि सप्तमांश लग्न का स्वामी, जो सप्तमांश लग्न का स्वामी यदि उच्च का हो, यदि उच्च का हो, मानकर चलिए 6 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहां 12, अब 12 में जो है ये कौन सी है राशि, कौन सी हो गई, यहां पर सप्तमांश का स्वामी यदि हमने उच्च कर दिया, अगर यहां पर हमने बुध को स्वयं यहीं पर लग्न में विराजमान कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और यहां शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र यहां उच्च के हैं, तो यहां पर जब सप्तमांश का जो स्वामी है वह क्या हो, वह उच्च का हो जाए तो जातक महाधनी, और अगर ये नीच का हो जाए, अगर नीच का बुध यहां आकर बैठ जाता इसमें, तो ये नीच का हो जाता, तो नीच का हो जाए तो महादरिद्री होता है, मतलब गरीब होता है। उच्च का हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, महाधनी कहा जाएगा, और अगर नीच का हो जाए तो ऐसा कहीं ना कहीं गरीब ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा। आगे एक और नियम देख लेते हैं। सप्तमांश के जो तृतीय स्थान में, अब सप्तमांश का 1, 2, 3 तृतीय स्थान, 1, 2, 3 तृतीय स्थान में सूर्य, मंगल, गुरु हो तो जातक सत्यवादिनी, वरदायिनी, लक्ष्मी भोगने वाला होता है। और आप यहां पर आसानी से ये योग को देखोगे, यहां पर सूर्य तृतीय भाव में विराजमान है इस कुंडली में, इस सप्तमांश कुंडली में सूर्य कहां पर विराजमान है, तीसरे स्थान पर। और जब भी सूर्य हो, मंगल हो, गुरु हो इस स्थान पर, तो उस जातक को सत्यवादिनी, वरदायिनी, लक्ष्मी प्राप्त होती है। और एक बात और, ऐसा व्यक्ति जो होगा वह पिता की मृत्यु के पश्चात उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। यहां ये विशेष नियम है, यहां पर ये विशेष नियम है कि तीसरे सप्तमांश कुंडली के तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठे हो, मंगल बैठे हो, गुरु बैठे हो, तो वहां पर उसको खूब लक्ष्मी, खूब धन दौलत उसको प्राप्त होती है। और संतान में अगर देखें तो जो पुत्र रत्न उसको प्राप्त होगा वह उसके जब पिता की मृत्यु हो जाएगी, तो पिता की मृत्यु के, पिता को सुख नहीं होता पुत्र के देखने का, पुत्र को देखने का। तो सप्तमांश के अगर तीसरे स्थान में यहां पर होते, अब यहां पर तो यही स्थिति बन गई, तीसरे स्थान पर अगर चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, तो पिता की मृत्यु के पश्चात फिर कन्या का जन्म होता है। तो कुल मिलाकर सप्तमांश से अब हमारे पास नियम क्या आया कि सप्तमांश लग्न से तीसरे स्थान पर यदि कोई पुरुष ग्रह है तो वहां पर पिता की मृत्यु के बाद पुत्र होगा, जो उस जातक के पिता की मृत्यु के बाद। और यदि वहां पर कोई स्त्री ग्रह है तो उस जातक के पिता की मृत्यु के बाद पुत्री होगी, दादा के बाद। तो उस जातक की जो पिता है, उस जातक की पिता की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र होगा। दादा खत्म होंगे बच्चे के, तब वहां पर वो पौत्र होगा। और अगर स्त्री ग्रह तो दादा खत्म हुए और जो वहां पर उसकी पौत्री हुई, ये स्थिति बनती है। या मृत्यु भी नहीं हुई तो वहां पर उसके जन्म के कुछ महीने बाद मृत्यु हो जाएगी, ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो यहां पर मैंने प्रयास किया है आपको इस पूरे जो सप्तमांश कुंडली है, D7 चार्ट है, इसको समझाने का। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो नियम हैं वह आपने अपनी कुंडलियों पर लगाया होगा, और यहां जो ये कुंडली चल रही है इसका आपको फलादेश करना है अपने कमेंट में। सभी जो भी इस प्रोग्राम को देखें, पूरा जिन्होंने देखा है वो इस कुंडली का फलादेश अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर कहीं भी कोई समझने में परेशानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ
अब हम आगे लेकर आएंगे आप सभी के लिए D9 चार्ट को, नवांश कुंडली को। वर्ग कुंडली प्रकरण गतिमान है और वर्ग कुंडली प्रकरण में हम जितने भी ये षोडश वर्ग हैं उनको जो महत्वपूर्ण है उनको यहां पर लेकर आपको आ रहे हैं, जो सूक्ष्म अध्ययन करने में आप भी सक्षम हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।